स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। आई होप आप सभी लोग तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में भी हम लोग क्रिया और वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और इन सभी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और किस रूप में किया जा रहा है। अगर हमें वाक्य में जानना होता है कि क्रिया का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो इस आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। कितने? निम्नलिखित। आइए उन सभी को जानते हैं। देखिए, पहला होता है सामान्य क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है नाम धातु क्रिया, चौथा होता है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा होता है कृदंत क्रिया और छठवां होता है क्रियार्थक क्रिया और सातवां होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ये 7 क्रिया के भेद हैं। किसके आधार पर? प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। इन सभी के बारे में आइए विस्तार रूप से पढ़ते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं सामान्य क्रिया के बारे में। देखिए, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, कितनी? एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, तो वह प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। जब देखिए, सामान्य क्रिया एक ही क्रिया का प्रयोग होगा वाक्य में, तो वह सामान्य क्रिया। ये इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है वह खाती है, वह खाती है, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है। क्रिया कितनी है? एक ही क्रिया है, तो यह हो जाएगी सामान्य क्रिया। अगला है सीता जाती है, तो जाति क्या है? क्रिया है, तो यहाँ पर एक ही क्रिया। कितनी क्रिया? एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो यह सामान्य क्रिया। मोहन आता है, यहाँ पर भी एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह सामान्य क्रिया के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है, मुझे पढ़ने दो। पढ़ना क्या है? क्रिया है, यह पहली क्रिया है, और दो क्या है? दूसरी क्रिया है। कौन सी? दूसरी। देखिए, संयुक्त क्रिया में क्या है? संयुक्त मतलब मेल। देखिए, जब 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, तो यहाँ पर पढ़ने पहली क्रिया है और 2 दूसरी क्रिया। यहाँ पर 2 क्रिया है, यहाँ पर 2 क्रिया के योग से बनती है संयुक्त क्रिया। अब जैसे है बच्चों ने काम कर दिया, तो यहाँ पे काम करना जो है पहली क्रिया है और देना जो है दूसरी क्रिया है। यहाँ पर दिया अर्थात देना दूसरी क्रिया है और करना जो है वह पहली क्रिया है। अगला है जया ने आम खा लिया, तो खा यहाँ पर कौन सी क्रिया है? खाना जो है पहली क्रिया है और लिया जो है दूसरी क्रिया है। वह यहाँ से चला गया, तो चलना यहाँ पर पहली क्रिया है और गया यहाँ पर दूसरी क्रिया है। देखिए, यहाँ पर 2 क्रियाओं के संयोग से वाक्य निर्मित हो रहा है, तो इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। देखिए, संयुक्त क्रिया के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। आइए उनसे जानते हैं। देखिए, यहाँ पर संयुक्त क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3। पहला है मुख्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया और तीसरा है संयोजी क्रिया। आइए इन सभी के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, मुख्य क्रिया कर्ता या कर्म के कार्य, व्यापार, विधान, क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली क्रिया। क्या? कर्ता या कर्म के कार्य, विधान, क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया। अब देखिए, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, मैंने पत्र लिख डाला। क्या? मैंने पत्र लिख डाला, तो यहाँ पे लिखना क्या है? मुख्य क्रिया। लिखना क्या है? मुख्य क्रिया। लिखना है यहाँ पर मुख्य क्रिया। आइए जानते हैं सहायक क्रिया के बारे में। देखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को पूर्ण करने में सहायता करती है। सहायक क्रिया, सहायक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सहायता, जो किसी वाक्य को पूरा करने में अपने सहयोग प्रदान करे, तो वह सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ या किसके साथ जुड़ेगी? मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को पूर्ण करने में, देखिए यहाँ पर अपना सहयोग दे रही है, अर्थ को पूर्ण करने में सहायता करती है, तो वह सहायक क्रिया होती है। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है,
वह स्कूल जाता है। तो जाता क्या है? मुख्य क्रिया। जाता क्या है? मुख्य क्रिया। और है यहाँ पर सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया क्या कर रही है? वाक्य को अर्थ जो है पूर्ण करने में सहायता कर रही है, तो यह सहायक क्रिया है। आइए अगला जानते हैं संयोजी क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसे संयुक्त रूप प्रदान करने वाली क्रियाएं संयोजी क्रिया कहलाती है। देखिए, मुख्य क्रिया तो आप जान चुके हैं, सहायक क्रिया भी मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है और वह अर्थ को पूर्ण करने में सहायता करती है। और संयोजी क्रिया भी मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है उसे संयुक्त रूप प्रदान करने के लिए। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण, पिताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करते हैं। क्या करते हैं? पिताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है? संयोजी क्रिया है। करना क्या है? संयोजी क्रिया है। यह मुख्य क्रिया के साथ, जाना क्या है? जाना है मुख्य क्रिया, और यहाँ पे करते अर्थात करना जो है वह संयोजी क्रिया। तो संयोजी क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसे संयुक्त रूप प्रदान कर रही है। यह सभी आ जाएंगी किसके अंतर्गत? ये सभी तीन क्रिया के भेद आपने पढ़ा संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। कौन कौन सा? मुख्य क्रिया, और जो है सहायक क्रिया, और तीसरा संयोजी क्रिया। आइए आगे जानते हैं तीसरा, नाम धातु क्रिया। कौन सा? नाम धातु। यह भी प्रयोग और संरचना के आधार में तीसरा है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को मूल में रखते हुए उसके साथ जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं, उसके साथ जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण है, सूरज ने रामू की जमीन हथिया ली। तो यहाँ पे नाम धातु क्रिया क्या है? हथिया ली। क्या है? हथिया ली। अब देखिए, यहाँ पर ये नाम धातु क्रिया है। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम। अब यहाँ पे संज्ञा क्या है? ये तो संज्ञा तथा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों को मूल में रखते हुए उसके साथ जोड़कर जो क्रिया रूप बनाती है। यहाँ पर हथिया ली क्या है? नाम धातु क्रिया। आइए इसका और रूप जानते हैं। देखिए, यहाँ पर बात क्या है? मुख्य क्रिया। बतियाना क्या है? नाम धातु क्रिया। क्या है? नाम धातु क्रिया। अब अगला है माटी, मटियाना, इसका क्या है? नाम धातु क्रिया। यहाँ पे लज्जा, और इसका लज्जा क्या है? मुख्य क्रिया। लज्जा और लजाना क्या है? नाम धातु क्रिया। क्या है? लजाना, नाम धातु क्रिया। आइए चौथा जानते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, अर्थात दूसरा कार्य करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जहाँ पर दो काम हो, कर्ता एक काम पहले करे फिर दूसरा कार्य करे, तो वहाँ पर जो पहले काम किया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है, राम खाना खाकर सो गया। क्या है? राम खाना खाकर सो गया। तो राम ने पहले क्या किया? खाना खाया। क्या किया? खाना खाया। और फिर क्या किया? वह सो गया। क्या किया? सो गया। तो इसमें पहले उसने क्या किया? खाना खाया। तो खाना खाना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? सोना, और संयोजी क्रिया इसमें क्या होगी? गया। गया जो है वह संयोजी क्रिया हो जाएगी। सो अर्थात सोना जो है वह मुख्य क्रिया, और खाना खाकर इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। देखिए, राम सोने से पहले एक कार्य और कर रहा है। क्या कर रहा है? वह खाना खा रहा है। तो खाना खाना क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। अगला जानते हैं, गीता तैयार होकर स्कूल गई। तो गीता स्कूल गई तो यह तो मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया? वह तैयार हुई। क्या हुई? तैयार हुई। तो यह हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अगला है, सुकन्या पढ़कर सोती है। सुकन्या पढ़कर सोती है। तो सुकन्या सोती है जो है, सोती इसमें मुख्य क्रिया हो जाएगी, और है इसमें संयोजी हो जाएगी। और सुकन्या सोने से पहले क्या करती है? वह पढ़ती है। तो पढ़ती है क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। आइए जानते हैं कृदंत क्रिया के बारे में। देखिए, ये क्रियाएं वाक्य के अंत में ना आकर अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं। कहाँ पर? अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं, और इनके साथ वाक्य समाप्त नहीं होता है। क्या? वाक्य इनके साथ समाप्त नहीं होता। आइए इनको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है, वह खेलते हुए गिर गया। वह खेलते हुए गिर गए। तो खेलना इसमें क्या है?
खेलना इसमें है कृदंत क्रिया। क्या है? कृदंत क्रिया है। लेकिन देखिए जहाँ पर ये लगा है कृदंत क्रिया, वहाँ पर वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है और यह अंत में भी नहीं आया है वाक्य के। कृदंत क्रिया क्या कह रहा है? ये क्रियाएं वाक्य के अंत में ना आकर अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं और इनके साथ वाक्य समाप्त नहीं होता है। तो देखिए, वह खेलते हुए गिर गया, खेलते हुए इसमें है कृदंत क्रिया और यह वाक्य के बीच में आ रहा है, अंत में भी नहीं आ रहा है और इससे वाक्य पूर्ण भी नहीं हो रहा है, तो इसे हम कृदंत क्रिया। और देखिए, अभ्यारण्य में भागते हुए हिरण मनमोहक लगते हैं। कहाँ पर? अभ्यारण्य में भागते हुए हिरण मनमोहक लगते हैं। तो भागना इसमें क्या है? भागना इसमें है कृदंत क्रिया। क्या है? कृदंत क्रिया। अगला है, उसने जाते हुए मुझे आवाज दी। क्या? उसने जाते हुए आवाज दी मुझे। तो जाना इसमें क्या है? जाना इसमें है कृदंत क्रिया। क्या है? जाना कृदंत क्रिया है। आइए आगे जानते हैं छठवां क्रियार्थक क्रिया। कौन सा? क्रियार्थक क्रिया। देखिए, मूल धातु में ना जोड़ने से, मूल धातु में ना जोड़ने से क्रियार्थक संज्ञा बनती है। क्या बनती है? क्रियार्थक संज्ञा। अर्थात जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वे शब्द क्रियार्थक संज्ञा कहलाते हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर ये छठवां है क्रियार्थक संज्ञा और यह मूल धातु में ना जोड़ने से बनता है। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। क्या? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो लगता है इसमें क्या है? मुख्य क्रिया। पढ़ना क्या है? देखिए, पढ़ जो होता है मूल धातु होता है। पढ़ क्या होता है? मूल धातु। और इसमें ना अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा पढ़ना। जैसे लिख मूल धातु होता है, ना जोड़ दें तो लिखना, है ना। तो देखिए, पढ़ना जो है हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। अब देखिए, जीना एक कला है। जीना एक कला है तो जी में ना जोड़ने पर हो जाएगा जीना। जीना जो है इसमें है क्रियार्थक संज्ञा। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। और है क्या है? क्रिया है। अब देखिए, देश के लिए मरना श्रेष्ठ है। क्या है? देश के लिए मरना श्रेष्ठ है। तो मरना यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। आइए आगे जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। किसके बारे में? प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। देखिए, इसके भाग 1 में भी, क्रिया के भाग 1 में अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा आपने तो पढ़िएगा, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में विस्तार रूप से बताया था। देखिए, जब क्रिया में यह 2 भागों में होता है, प्रेरणार्थक क्रिया 2 भागों में होता है। एक तो होता है, एक में जुड़ता है आना, एक में जुड़ता है वाना। क्या जुड़ता है? आना और वाना। इसका आप उदाहरण देखिए, जैसे पढ़, पढ़ क्या है? मूल धातु है तो इसका हो जाएगा पढ़ाना और यहाँ पे हो जाएगा पढ़वाना। लिख, लिख जो है क्रिया का क्या है? मूल धातु है तो यहाँ पर हो जाएगा लिखाना, यहाँ पर हो जाएगा लिखवाना। जब हम कोई कार्य स्वयं करें तो प्रेरणार्थक क्रिया का वह भाग पहले में आएगा और जब हम कार्य किसी से करवाते हैं तो वह इसमें आता है, वाना वाले में। देखिए, जहाँ पर आना आएगा तो वह कार्य हम स्वयं कर रहे हैं और वाना आएगा तो वह कार्य हम किसी और से करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे खिलाना का खिलाना हो जाएगा और अगर हम किसी और से करवाएं तो हो जाएगा खिलवाना। अब इसका उदाहरण से समझते हैं। देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई ना। अगर देखिए, अगर शिक्षक स्वयं पढ़ता पुस्तक तो वहां पे होता शिक्षक ने पुस्तक पढ़ाई, लेकिन यहाँ पे वह दूसरे से कार्य करवा रहा है। किससे? विद्यार्थी से वह पुस्तक पढ़वा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा पढ़वाई। पढ़वाई क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है और यह इसका कौन सा है? दूसरा है ये। अगला है, हम कुली से बोझ उठवाते हैं। क्या करते हैं? हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम स्वयं बोझ नहीं उठा रहे हैं, हम कुली से बोझ उठवा रहे हैं, अर्थात हम किसी दूसरे से कार्य करवा रहे हैं। तो उठवाते इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया का सेकंड वाला। क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। आई होप आप सभी लोग के क्रिया समझ में आया होगा। अब आइए पढ़ते हैं आगे वाच्य के बारे में। किसके बारे में? वाच्य के बारे में। देखिए, क्रिया की रचना जिसके प्रभाव में होती है, क्रिया की रचना जिसके प्रभाव में होती है उसे क्रिया का वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जिसके प्रभाव में क्रिया की रचना होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। इस क्रिया के लिए कौन सी चीजें महत्व, देखिए इस प्रकार क्रिया के लिए कौन कौन सी चीजें महत्व रखती हैं। देखिए, कर्ता, कर्म या भाव,
कर्ता, कर्म और भाव, इन्हीं तीन से क्रिया के वाच्य का निर्धारण होता है। किससे? अगर आपसे पूछा जाए वाच्य का निर्धारण किससे होता है तो आप कहेंगे कर्ता, कर्म और भाव, इन्हीं तीनों से वाच्य का निर्धारण होता है। किसका? क्रिया के वाच्य का निर्धारण होता है। आइए इन तीनों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से हैं वाच्य के भेद? कर्ता, कर्म और भाव। कर्ता, कर्म और भाव, कौन कौन सा? कर्ता, कर्म और भाव। तो पहला हो जाएगा कर्तृवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। आइए इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। देखिए कर्तृवाच्य में, देखिए कर्तृवाच्य में जब क्रिया और कर्ता, जब क्रिया कर्ता से मिले, जब क्रिया कर्ता से मिले तो वहां पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। वहां पे क्रिया कर्ता से मिले। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या करता है, ऐसे हम इसे जानेंगे कि यहाँ पे कर्तृवाच्य है कर्मवाच्य कैसे पहचाने। तो आइए जानते हैं। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या है? मोहन है पुल्लिंग, और पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? पुस्तक होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? पुस्तक स्त्रीलिंग होता है। और पढ़ता है क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। और पढ़ता है क्रिया भी है। क्या है? क्रिया। अब देखिए क्रिया किससे मिल रही है? कर्ता से। क्रिया जो है वह कर्ता से मिल रही है तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिया अगर कर्म क्या है? अगर यहाँ पे क्रिया जो होती कर्म से मिले, कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ना, तो यहाँ पर हो जाता कर्मवाच्य। क्या हो जाता? कर्मवाच्य। लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है कर्ता से मिल रही है। किससे? कर्ता से मिल रही है तो यहाँ हो जाएगा कर्तृवाच्य। देखिए जैसे अगला है अनुभा पुस्तक पढ़ती है, तो अनुभा क्या है? स्त्रीलिंग है। अनुभा क्या है? स्त्रीलिंग। पढ़ती है भी क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। तो ये दोनों मिल रही हैं। देखिए तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। और पुस्तक भी स्त्रीलिंग, तो ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में जाएगा क्योंकि ये दोनों मिल रहा है। यहाँ स्त्रीलिंग ये भी है तो कर्ता कर्म से भी मिल रही है, कर्ता जो है क्रिया से भी मिल रहा है और कर्म भी क्रिया से मिल रहा है। तो ये कर्तृ और कर्मवाच्य दोनों हैं। आइए आगे जानते हैं कर्मवाच्य के बारे में। देखिए जब क्रिया कर्ता से मिले तो वह हो जाएगा कर्तृवाच्य, और जब क्रिया कर्म से मिले तो हो जाएगा कर्मवाच्य। देखिए राम ने रोटी खाई, राम क्या है? राम पुल्लिंग है। रोटी क्या है? रोटी स्त्रीलिंग है। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। और खाई क्या है? वह भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? खाई। क्रिया किससे मिल रही है? कर्म से। क्रिया कर्म से मिल रही है तो यह हो जाएगा कर्मवाच्य। अगर यही हो जाता राम ने रोटी खाया, तो राम पुल्लिंग, खाया भी पुल्लिंग और रोटी स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे खाया हो जाता पुल्लिंग, और तो क्या हो जाता? क्रिया कर्ता से मिलता। किससे? क्रिया कर्ता से मिलता तो हो जाता कर्तृवाच्य। अगला है कविता बाजार गई। कविता क्या है? कविता स्त्रीलिंग है। और गई क्या है? वह भी स्त्रीलिंग है। तो ये देखिए क्रिया कर्म से क्रिया कर्म से मिल रही है। किससे? क्रिया कर्म से मिल रही है तो यह हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। आइए आगे जानते हैं भाववाच्य के बारे में। देखिए यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता। भाव अर्थात भावना से जो हो, और यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात देखो इसका उदाहरण समझते हैं। चलो कहीं घूमा जाए, तो यहाँ पर क्या है? भाव है। कहीं घूमा जाए, या अर्थात आपके मन में कोई भावना उत्पन्न हो रही है घूमने के लिए, तो यह भाव है। चलो कहीं घूमा जाए, इसमें कर्ता और कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता है तो यह आपकी भाव ही तो है, आपसे पढ़ा नहीं जाता है तो यह हो जाएगा भाववाच्य में। और यहाँ पर कर्ता कर्म किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उससे खाया नहीं जाता है, उसे यह भी भाववाच्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए जो कर्म रहता है उसका लिंग परिवर्तन करने पर, उसका क्या, जैसे स्त्रीलिंग है तो वह पुल्लिंग में लिंग परिवर्तन करने पर, यदि क्रिया में परिवर्तन हो, क्रिया के जैसे जाना हो गया, ये सब क्रिया होती है, अगर क्रिया में परिवर्तन हो तो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और यदि परिवर्तन ना हो तो वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जो कर्म होता है उसका लिंग परिवर्तन करने पर यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो वह हो जाएगा कर्मवाच्य,
और यदि परिवर्तन ना हो तो आ जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। वाच्य भी आपने पढ़ लिया, क्रिया और वाच्य आपने पढ़ लिया। आई होप आप सभी लोग क्लास समझ में आएगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।